जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्लास 10th में भी हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, अब हमें क्लास 11th में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। तो क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स में ऐसा क्या नया है जो 10th से अलग है, जो हम लोगों ने 10th में पढ़ाई नहीं की। एग्जैक्टली आप लोगों से पूछा जाए कि स्टैटिस्टिक्स मतलब होता क्या है, क्या होता है स्टैट्स की मीनिंग, आप लोग बता पाएंगे कि स्टैट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, एक स्टैट्स जो है वो है डाटा को कलेक्ट करके एनालाइज करके उसका इंटरप्रिटेशन करना। हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करते हैं, हम अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्लियर हुआ कुछ चीजें? जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग की दोस्ती है, आप लोग आपस में दोस्त हैं। होता क्या है कि किसी एक स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है, आप में से किसी एक दोस्त का बर्थडे आता है। वो क्या सोचता है कि चलिए मेरा बर्थडे है, मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा। अब वो क्या करता है, उसके पास उसके जो टोटल दोस्त थे वो मान लीजिए 4 या 5 होते हैं। वो अपने पांचों दोस्त को बोल देता है कि मेरा बर्थडे है, इस डेट पे है, आप सभी आ जाना। ठीक है, सब खुश है कि चलो इसके बर्थडे पे चला जाएगा, खाने को मिलेगा, एंजॉय करने को मिलेगा। अब होता क्या है कि उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मान लेते हैं एक के 20, एक के 30 फ्रेंड्स हैं, उन सबको भी इनवाइट कर देते कि मेरे दोस्त का बर्थडे, तुम लोगों को भी आना है। जबकि जिसका बर्थडे मान लेते उसका नाम राहुल है, राहुल का बर्थडे है और राहुल ने केवल 4 लोगों को इनवाइट किया है, लेकिन वो जो 4 है वो बाकी लोगों को इनवाइट कर दिए। ठीक है, वो अपने 20-20, 25-25 फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिए। तो जब जिस दिन बर्थडे था उसके घर पे जो गेस्ट आए वो नंबर ऑफ गेस्ट 4 से ज्यादा हो गए। ठीक है, और राहुल ने जो प्रिपरेशन की थी, मान लो उनको कोल्ड ड्रिंक सर्व करने थे, उनको समोसे सर्व करने थे, उनको गुलाब जामुन सर्व करने थे, उनको मिठाइयाँ सर्व करनी थी, तो वो कम पड़ गया। यानी उसका जो डाटा था वो केवल 4 लोगों का, 4% का डाटा एनालाइज किया था कि यही 4 लोग आएंगे तो हम इन्हीं हिसाब से उनको क्या करेंगे, सर्व करेंगे, ये चीजें खिलाएंगे। लेकिन अब वहां पे 4 की जगह 40 लोग आ गए, तो उसका सारा जो मैनेजमेंट है वो क्या हो गया, गड़बड़ा गया। क्यों गड़बड़ा गया? क्योंकि उसको डाटा जो एनालाइज किया था वो डाटा एग्जैक्टली जो डाटा उसने एनालाइज किया था वो ना मिलके कुछ डिफरेंट डाटा उसको मिला। उसने 4 डाटा को एनालाइज किया था और उसके पास 40 डाटा आ गए। तो स्टैटिस्टिक्स क्यों जरूरी है, समझ में आया? डाटा को एनालाइज करते हम, उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, तब जाके हम उसका कैलकुलेशन निकालते हैं। या सपोज करिए वाराणसी में रुद्राक्ष सेंटर बनना था, पिछले 4 साल से रुद्राक्ष सेंटर बन रहे हैं, तो उसमें पूरा डाटा एनालाइज हुआ होगा कि कितने इंजीनियर काम करेंगे, कितने दिन में काम को कंप्लीट करना है। ये पूरा का पूरा डाटा था कि हम इसको एनालाइज करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, तब हम उसकी रिजल्ट निकालेंगे। यहां पे मैंने उसका डेफिनेशन भी लिख लिया है, स्टैटिस्टिक्स डील विथ डाटा कलेक्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पज। भाई सबके लिए अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग डाटा होगा, ऐसा नहीं कि सेम डाटा दोनों पे काम करेगा, नहीं काम करेगा। उसके यहां समोसे खाने के लिए 4 की जगह 40 आ गए, उसका डाटा गड़बड़ा गया। अब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 200 लोगों या 2000 लोगों का काम है, हम 2 लोगों से काम नहीं चला सकते हैं, हमको 2000 लोगों को लाना ही पड़ेगा, तो वहां का डाटा कलेक्शन अलग है। सो वी मेक डिसीजन, तो हम जब डाटा कलेक्शन होगा तो हम अपने हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं अबाउट द डाटा बाय एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। ठीक है, यानी हम उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, उसके बाद उस डाटा पे हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमको क्या करना होगा। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ कि डाटा का एनालाइज करना, डाटा को कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना और उसके हिसाब से डिसीजन लेना। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कितना ब्रॉड है। दुनिया का कोई भी काम अगर आपको करना होगा तो आपको डाटा चाहिए, उसके कलेक्शन चाहिए और उसको फिर आप एनालाइज करेंगे। जैसे आप लोग पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं कि चलिए मैं कल से पढ़ाई करूंगा, आज से तो कोई पढ़ता नहीं। जो लोग टाइम टेबल बनाते हैं वो कल से बनाते हैं, कल से हम सुबह उतने बजे उठेंगे, और ये सारी चीजें वो एनालाइज करते हैं, वो अरेंजमेंट करते हैं कि हम इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और डाटा को एनालाइज करेंगे और इस तरीके से इतने आवर्स पढ़ाई करके हम इतने नंबर्स अचीव करेंगे।
डाटा का एनालाइजेशन गड़बड़ाता है, उसकी कॉन्सेप्ट गड़बड़ाते हैं, तो हमको रिजल्ट में भी इफेक्टिव दिखता है, रिजल्ट भी क्या हो जाता है, इफेक्ट उसमें आ जाता है। तो हम लोग इसी डाटा के एनालाइज के तरीके को पढ़ेंगे। तो अब आपके दिमाग में आएगा, सर हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स, और उसमें भी हम लोगों ने डाटा को मेजरमेंट किया था, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। किसको मेजरमेंट किया गया था? सेंट्रल टेंडेंसी को मेजरमेंट किया गया था। अब यहां पे सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन था वो कितने टाइप से था। तो क्लास 10th में हम लोगों ने जो डाटा का रिप्रेजेंटेशन देखा था वो 3 टाइप से था। एक था मीन, मीडियन और मोड। यही तीनों था, मीन, मीडियन और मोड। ये तीनों टॉपिक हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, मीन, मीडियन और मोड। तो क्लास 11th में ऐसा क्या नया आ गया कि क्या हमको मीन, मीडियन, मोड नहीं पढ़ना है? क्या हम लोगों ने जो डाटा का अरेंजमेंट किया था क्या वो एकदम सफिशिएंट नहीं था? तो जो आपने क्लास 10th में डाटा का एनालाइज किया था वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड नहीं था। वो क्या केवल 10th के सिलेबस के हिसाब से हम पूरे हर सिचुएशन के लिए, दुनिया के सारे सिचुएशंस जो होते हैं उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल रखते हैं, मान लेते हैं कुछ फ्रेंड्स हैं आपके, आप लोग दोस्त हो, घूमने जा रहे हो, बीच में पॉन्ड मिल गया, पानी भरा हुआ तालाब टाइप का है, अब उसको पार करके आपको जाना है। आपने उस पॉन्ड की गहराई मापी, ठीक है, आपने उसका डाटा कलेक्ट किया। अब ये कहीं से भी आप कलेक्ट कर सकते हो सकता है वहां बैठे हुए लोगों से आपने पूछा जो यहां से आते जाते रहे हो, ठीक है, उनसे आपने पूछा, कुछ लोग पैदल आ भी जा रहे हैं उसी में से, ठीक है, पानी भरा हुआ है, पूरा नहीं है लेकिन उसमें से आ जा रहे हैं। तो आपने डाटा का कलेक्शन अरेंजमेंट किया कि हमको इसे पार करना है, ठीक है, आप 5 दोस्त हैं, आपको इसे पार करना है, उस पार जाना है, और आपने देखा कि उसकी जो गहराई है वो 4 फीट है। कितनी है? 4 फीट गहराई है उस पानी की। तो आप लोग जब उसको पार करने लगे तो आप लोगों ने मेजरमेंट किया कि हम सभी का जो एवरेज है, हम सभी के एवरेज हाइट जो है वो, या गहराई मान लीजिए 5 फीट है, ज्यादा अच्छा एग्जांपल लगेगा। गहराई अगर 5 फीट है और हम सभी का जो एवरेज है वो 5 फीट 2 इंच है या 5.2 है, ऐसा है। तो अगर 5 फीट 2 इंच आपकी एवरेज हाइट हुआ और पॉन्ड की जो गहराई है वो 5 फीट है, तो आपके हिसाब से आप सभी लोग पार हो जाओगे। लेकिन जब आप 5 लोग पॉन्ड को पार करने के लिए गए, उस तालाब को पार करने के लिए गए, तो उसमें से 3 लोग डूब गए, बाहर निकले केवल 2 लोग। तो आप लोगों ने सोचा सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम लोगों का जो एवरेज था वो 5.2 था, यानी हम लोगों की जो हाइट थी वो 5 फीट 2 इंच थी, फिर लोग क्यों डूब गए, 2-3 लोग क्यों डूब गए? वो इसलिए क्योंकि आपकी एवरेज हाइट 5.2 थी, एग्जैक्ट हाइट 5.2 नहीं थी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या शो करता है? वो शो करता है एवरेज को। वो क्या शो करता है? एवरेज को डिफाइन करता है। नंबर जो डाटा होता है उसके एवरेज को डिफाइन करता है और उसके हिसाब से मीन, मीडियन और मोड फाइंड करता है। और एवरेज निकालने के कौन कौन से तरीके हैं? एक मीन, एक मीडियन और एक मोड। मीन, मीडियन, मोड जो है वो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग कंडीशन है। जैसे अगर मान लीजिए एक स्क्रू है, इसको ओपन करना है, इसमें 5 नंबर का रिंच लग रहा है, तो आप उसको 10 नंबर के रिंच से ओपन कर पाएंगे? नहीं ओपन होगा। उसको 3 नंबर के रिंच से ओपन कर पाएंगे? नहीं होगा। उसको 5 नंबर का ही रिंच चाहिए, और 8 नंबर का कोई है तो उसको 8 नंबर का रिंच चाहिए। तो हर टाइप का जो क्वेश्चंस होगा, जिस टाइप के डाटा होगा, उसको एनालाइज करने के लिए हम अलग अलग कंडीशन लगाएंगे। अलग अलग, जैसे कोई वर्किंग रूल है वो एक मशीन से सॉल्व हो सकता है, ठीक है, और दूसरे मशीन से नहीं हो रहा है, दूसरे मशीन से कोई दूसरा डाटा सॉल्व हो रहा है। तो हम अलग अलग तरीके से जैसे टाइप का क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से जो सबसे बेस्ट मेथड होगा वो हम लगाएंगे, मीन, मीडियन और मोड। और ये तीनों क्या करता है? एवरेज निकालता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमने देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी लाइफ के एग्जाम्पल पे परफेक्ट नहीं बैठता है। हमारे 5 दोस्तों में से 3 दोस्त पानी में डूब गए, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस सेंट्रल टेंडेंसी पे भरोसा कर लिया
कि भाई एवरेज तुम निकाल के कितना दे रहे हो 5.2, हम लोगों की एवरेज हाइट 5.2 है, लेकिन उसमें से 3 ऐसे आपके दोस्त थे जिनकी हाइट 4.8, 4.7 और 4.9 थी, और पानी का लेवल कितना था 5 फीट था। तो उसमें तो तय ही है कि 3 लोग डूब जाएंगे। बाकी दो की हाइट, एक की हाइट 5.8 और एक की हाइट 6 थी। तो जब हम ऑन एवरेज निकाले उसका तो वो आया 5.2। तो जब एवरेज आ गया 5.2 और हाइट है पानी का 5, तो हमें लगा था कि हम सभी लोग पार हो जाएंगे, लेकिन हमने हर एक पर्सन का डाटा एनालाइज नहीं किया। यहां पे सिंगल एक एक पर्सन का डाटा एनालाइज नहीं किया, तो एवरेज के चक्कर में पड़े और एवरेज ने यहां पे धोखा दे दिया। एवरेज के हिसाब से हमारे 3 दोस्त पानी में डूब गए। अब उनको बचाने के लिए और ज्यादा डाटा का एनालाइज करना पड़ेगा, और वो डाटा का एनालाइज हम लोग क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के तौर पे करेंगे, और बाकी जो बच जाएगा डाटा उसको जब हम ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे उसमें किया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि 11th में स्टैटिस्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 10th का जो स्टैटिस्टिक्स था, 10th में जो सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड पढ़ाया गया था, वो सभी डाटा को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाता है। इस वजह से हम लोग 11th के सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट करेंगे। 11th में जो मेथड होंगे जिसको बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, डिस्पर्शन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, इन सब टॉपिक को अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि हम जो डाटा उसको और अच्छे से एनालाइज कर सके। और हम आपको एग्जांपल देते हैं कि कैसे सेंट्रल टेंडेंसी फेल होता है। जैसे मान लीजिए कि आप 4-5 लोग हो, ठीक है, या कुछ 4-5 लोग हैं जिनकी इनकम है, किसी की 10,000 पर मंथ है, किसी की 20,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 1 लाख पर मंथ सैलरी है। लेकिन उसमें से एक पर्सन अनिल अंबानी जैसा है, एक पर्सन मुकेश अंबानी जैसा है, एक पर्सन राधा कृष्ण दमानी जैसा है। राधा कृष्ण दमानी को आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो गूगल पर सर्च जरूर करिएगा। ऐसे लोग भी हैं, ठीक है। तो जब हम इनका डाटा एनालाइज किए और इनके एवरेज मंथली सैलरी निकाले तो वो आया 1200 करोड़ रुपीस। कितना आया? 1200 करोड़ रुपीस आया उनके मंथली इनकम, मंथली सैलरी। अब यहां पे प्रॉब्लम कहां हो गया कि जो जिनकी सैलरी 10,000 पर मंथ था और उसको 1200 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि गलत है। इसको और अच्छे से समझते हैं। ये डाटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया ना, आपके लेवल पे आके समझते हैं हम इसको। मान लीजिए आपने मैथ्स का एग्जाम दिया। मैथ्स का एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ? 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ। आपके स्कूल में 50 स्टूडेंट्स थे, सभी ने मैथ्स का एग्जाम दिया और 100 मार्क्स का एग्जाम दिया। उस 100 मार्क्स में से कुछ ऐसे बच्चे हैं, 10 ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर 95 प्लस आ गया। 20 ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर 0 to 10 के बीच में रह गया। समझिएगा, 20 ऐसे पर्सन्स हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनका नंबर 0 to 10 के बीच में है। किसी का 0 नंबर है, किसी का 1 मार्क्स है, किसी का 2 मार्क्स है, ऐसे नंबर आए। लेकिन 10 ऐसे स्टूडेंट उसमें प्रेजेंट है जिनका नंबर 95 से भी अबव है। 95, 96, 97, 98, 99 टाइप का नंबर उनको मिला हुआ है। और जब उनका ऑन एवरेज निकाला गया उन सभी बच्चों का, तो एवरेज आया 88%। तो बाहर से प्रिंसिपल सर टहलते हुए आए, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे क्लास का मैथ्स का नंबर एवरेज कितना है। तो वो हर एक पर्सन से तो जाके पूछेंगे नहीं सभी कि तुम्हारा कितना नंबर है, तुम्हारा कितना नंबर, ऐसे तो उन्होंने पूछा नहीं। उन्होंने पूछा इस क्लास का एवरेज मार्किंग कितनी है। तो उसमें से जिसका बहुत अच्छा नंबर था वो तुरंत उठा और बोला सर 88%। जो क्लास का एवरेज मार्किंग है वो कितना मिल गया हमको? 88%। अब जिसका 0 नंबर है या जिसका 1 मार्क्स है उसे अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। वो बोलेगा सर मैं तो 1 मार्क्स पाया हूं, मैं तो फेल हो गया हूं। और यहां बोला जा रहा है कि मेरे क्लास में मैथ्स का एवरेज मार्किंग 88 है। सर 88 तो सपना है, 88 हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब मेरा नंबर 1 नंबर आया हुआ है,
इसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम 88, 50, 60, 70, 80 पहुंचेंगे सर। इससे ये क्या पता चल रहा है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी से मीन मीडियन मोड निकाल रहे हैं, मीन मीडियन मोड निकालता क्या था? एवरेज निकालता था, और वो जो एवरेज मिलता था वो सभी डाटा को सेटिस्फाई नहीं करता था। इवन अगर इसके मेथड से हम एवरेज निकाले, किसी और 100% में से किसी 1% को बहुत बढ़ा दें और बाकी 99% की वैल्यू बहुत कम कर दे, छोटा छोटा कर दे, तो उसका जो एवरेज निकल के आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। वो केवल और केवल 1% को सेटिस्फाई करेगा, 99% को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। फिर भी उसका मीन मीडियन मोड हमारे सेंट्रल टेंडेंसी की वजह से वही होगा, जो कि हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा। इसको पढ़ना और भी क्यों जरूरी है? ये हमको जो पर्सन्स है उसको सिलेक्शन में हेल्प करता है। जैसे मान के चलिए कि क्रिकेट एकेडमी चल रही है, ठीक है, आईपीएल चल रहा है, ऑक्शन चल रहा है, ऑक्शन में 10% को सेलेक्ट कर दिया गया, 1 लोगों को और बचा हुआ है सिलेक्शन के लिए। 11 लोगों की टीम बनानी है, 1 और पर्सन बचा हुआ है सिलेक्शन के लिए, लेकिन हमारे पास 2 लोग हैं, उन दोनों में से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना है। 2 लोग क्रिकेट खेलते हैं, उन दोनों में से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना है, और उसका जो डाटा है हमने एवरेज निकाला सेंट्रल टेंडेंसी क्लास 10th के हिसाब से, तो मीन हमको मिला 100 और ये बैट्समैन ए का है, और मीडियन निकाला वो भी मिला 100। हमने मीन निकाला तो कितना मिला 100, और मीडियन निकाला तो भी मिल गया हमको 100। लेकिन दूसरे वाले बैट्समैन का जब हमने मीन निकाला तो वो भी 100 है, और मीडियन निकाला वो भी 100 है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, फर्स्ट बैट्समैन और सेकंड बैट्समैन है, इन दोनों का मीन और मीडियन इक्वल है, यानी दोनों की सेंट्रल टेंडेंसी सेम है। तो जो बाहर से हम उसको देखेंगे तो हमको लगेगा कि दोनों बैट्समैन बेस्ट हैं, दोनों अच्छे हैं, हम किसी को भी सेलेक्ट कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम उनके डाटा को एनालाइज किए, जो हम बैट्समैन लेने वाले हैं उसके लास्ट के 10 मैचेस का डाटा हमने मंगाया कि चलो ठीक है, सिलेक्शन तो होगा पहले, बाद में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एवरेज तो देख लिए, दोनों अच्छे हैं, लेकिन हम उनके डाटा को भी देखेंगे, उनके डाटा को एनालाइज करेंगे। तो आप चलो आ जाओ, हमें लास्ट के 10 मैचेस का डाटा भेजो। तो उनके लास्ट के 10 मैच का डाटा आया, जिसमें जो पहला वाला बैट्समैन था उसने पहले वाले मैच में 100 रन बनाए थे, दूसरे वाले मैच में 101 बनाया था, तीसरे वाले मैच में 102 बनाया था, चौथे वाले मैच में 98 बनाया था, पांचवें वाले मैच में 103 बनाया था, 6 वाले जो 6 मैच था उसमें 97 बनाया था। और इसका जब एवरेज निकाला हमने, मीन मीडियन निकाला, तो वो कितना आ गया, 100 आ गया। अब इसी तरीके से जब दूसरा बैट्समैन को हमने उसके डाटा मिलाया तो उसने पहले वाले मैच में सीधे 500 मारा हुआ है, लेकिन उसके बाद देखिए वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैच में एकदम 1 रन भी नहीं बना पाया। लेकिन उसके बाद वाले मैच में 1 बनाया है, फिर 7 बना, और फिर एक बार 300 मार्क बना दिया है। तो इसका जो एवरेज आ रहा है वो भी 100 आ रहा है। डाटा का एवरेज आप एग्जैक्टली निकालिएगा नहीं, हम एज ए एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा है। हो सकता है इसका एवरेज 100 ना आए, ठीक है, हम बस एक एग्जाम्पल के रूप में डाटा रखे हुए, एग्जैक्ट डाटा नहीं रखा है मैंने, बस अपने समझने के लिए एक एग्जाम्पल रख दिया है। तो यहां पे इन सब डाटा का भी एवरेज 100 है, इन सब डाटा का भी एवरेज 100 है। तो जब हम डाटा को देखना स्टार्ट किए, एक एक डाटा को देखे, तो हमको यह समझ में आया कि जो पहला वाला बैट्समैन है वो कंसिस्टेंट 100 के करीब जा रहा है। वो मिनिमम कितना रन बनाया है, 97। वो जब भी बैटिंग करने आता है तो 100 के अप्रॉक्स रन बनाता है। लेकिन दूसरा जो बैट्समैन है उसका कोई ठिकाना आता पता नहीं है, वो खेलेगा तो 200, 300, 500 रन बनाएगा, अदरवाइज वो 0 पे आउट होके चला जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है भाई कि कोई बैट्समैन ऐसा होता है जो बहुत ही चौके छक्के मारता है और नहीं, अदरवाइज तुरंत आउट होकर चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बैट्समैन होते हैं जो कंटिन्यूअस रन बनाते हैं, हर मैच में रन बनाते हैं। तो किस बैट्समैन को सिलेक्शन होगा, डिपेंड करेगा कि वहां पे जो डाटा एनालाइज करने के लिए बुलाया गया था वहां पे किसको जरूरत है, किस टाइप के बैट्समैन को जरूरत है। उनको अगर इस बैट्समैन की जरूरत होगी
कि हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो केवल स्टार्टिंग के 2-3 ओवर में उसको काउंट ही करके नहीं चलेंगे। हम मान के चलेंगे 11 प्लेयर नहीं 10 प्लेयर है, जो आएगा खेलेगा, जितना रन बनाएगा बना देगा तो 500 रन तुरंत ही बना देगा, हम लोग मैच जीत जाएंगे। नहीं तो फिर कोई बात नहीं। या एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत होगी जो कंटिन्यूअस रन बनाए, तो हम ए को सेलेक्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? बी को सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन किसका होगा? अब उनको सिलेक्शन जो प्रोसेस करने वाली टीम है उसको क्लियर हो गया कि हमको किसको सेलेक्ट करना है। लेकिन इससे पहले जब हम केवल सेंट्रल टेंडेंसी पे बात कर रहे थे, केवल इसी के डाटा के हिसाब से मीन मीडियन पे बात कर रहे थे, तब हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि हमको किसको सेलेक्ट करना है, किसको सिलेक्शन करना है, ए को कि बी को। हमारे हिसाब से दोनों इक्वल लग रहे थे, लेकिन जब हमने उनके डाटा को कलेक्ट किया, डाटा को एनालाइज किया, उसका इंटरप्रिटेशन किया, तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कौन बैट्समैन कैसा है। तो क्लास 10th में जो हमको सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाई गई थी, मीन मीडियन बोर्ड पढ़ाया गया था, उसमें डाटा को एकदम एग्जैक्ट तरीके से सबके लिए सेटिस्फाई कर दे ऐसा एनालाइज करना नहीं सिखाया गया था। और उसको हम लोग कहाँ सीखेंगे? क्लास 11th में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कुछ ऐसे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आप इसे नोट करिए, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समझ लिया क्या होता है, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसे फेल हो जा रही है ये भी हमने देखा। तो अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फेल हो जा रही है तो हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे जो डाटा में लैक आ रहा था, जो लूप होल आ रहा था, उस लूप होल को हम कैसे हटाएंगे, वो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पे हमने एक डेफिनेशन लिख दिया है कि द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट सफिशिएंट टू गिवन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ गिवन डाटा, यानी जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। देन वेरिएबिलिटी इज द अनदर फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड अंडर स्टैटिस्टिक्स लाइक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम किस टॉपिक को बात करने वाले? वेरिएबिलिटी के बारे में। जो डाटा के बीच में वेरिएशन है, एक डाटा 98 है, एक डाटा 0 है, हमने वेरिएबिलिटी की ही बात की है ना, कि भाई एक की हाइट 6.6 फीट थी और एक की हाइट 4.8 फीट थी, और पानी कितना भरा था? 5 फीट। जो डूब गया 4.8 या 4.7 वाला, वो किसकी वजह से डूब गया? उन जो बहुत बड़ा डाटा था और जो बहुत छोटा डाटा, इनके बीच में क्या है? वेरिएबिलिटी है, डिफरेंस है। वो डिफरेंस को कम करना है हमको, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी इज अनदर फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड अंडर स्टैटिस्टिक्स लाइक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ा, वैसे स्टैटिस्टिक्स में हमको वेरिएबिलिटी पढ़नी है। वी वांट टू हैव अ सिंगल नंबर, हम उनके बीच में एक सिंगल नंबर फाइंड करेंगे टू डिस्क्राइब वेरिएबिलिटी, जो वेरिएबिलिटी को डिस्क्राइब करेगा। और वो सिंगल नंबर क्या होगा? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। उस सिंगल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो अब हम यहां पे एक नए टर्म्स को फाइंड किए हैं जिसका नाम है डिस्पर्शन। तो अब हम लोग डिस्पर्शन फाइंड करेंगे। डिस्पर्शन एक सिंगल नंबर होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबिलिटी बोलते हैं। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है? डाटा के बीच का डिफरेंस। अब जो डिस्पर्शन है वो कितने टाइप से फाइंड हो सकता है? तो डिस्पर्सन 4 टाइप से फाइंड होगा। एक कहलाएगा रेंज, दूसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा है मीन डेविएशन और चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन। कौन कौन से हैं? रेंज आपको पढ़ने हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन आपके क्लास 11th एंड 12th के सिलेबस से हटा दिया गया है। ये पहले नहीं था, अब भी नहीं है। ये आपको कहां पढ़ने हैं? ये आपको पढ़ने हैं ग्रेजुएशन में। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी करेंगे, बीटेक करेंगे, ठीक है, तो आप इसके स्टडी करेंगे। लेकिन 11th और 12th के सिलेबस में, 12th में स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो 11th के सिलेबस में हम क्या पढ़ेंगे? रेंज पढ़ेंगे, मीन डेविएशन पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। अब हम उसमें पहला टॉपिक देखेंगे कि रेंज क्या होता है। जो रेंज है वो है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम नंबर, मैक्स डाटा टू मीन डाटा,
जो मैक्स डाटा और मीन डाटा के बीच का डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। जैसे एक बैट्समैन ए है और एक बैट्समैन बी है, और ए बैट्समैन का मैक्सिमम, या ए ही बैट्समैन है, वो 10 मैचेस खेले हैं, 10 मैचेस उसने खेला है, उस 10 मैचेस में मैक्सिमम 400 बनाया है और मिनिमम 0 बनाया है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस हुआ 400 माइनस 0 400, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? रेंज नाम देंगे। तो रेंज क्या हुआ? यानी वो डाटा कहां से लेके कहां तक वैरी कर रहा है, इसका मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज कॉल्ड रेंज। डाटा हमारे पास बहुत सारे टाइप के होंगे। अच्छा, डाटा बार बार हम बोल रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा है डाटा कितने टाइप के होते हैं, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसे इरेज करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो वेरिएबिलिटी है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसे फेल हो जा रहा है, तो उसकी जगह हमने क्या रखा? वेरिएबिलिटी। और वेरिएबिलिटी को एक सिंगल नंबर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग रख रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं डिस्पर्शन। और यहाँ पे जो डिस्पर्शन है वो कितने टाइप से डिस्पर्सन फाइंड किया जा सकता है? 4 टाइप से, जिसका नाम है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो हमें पढ़ना है रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम नंबर टू मिनिमम नंबर। कोई मैक्सिमम डाटा है, डाटा बहुत सारे होंगे, उस डाटा में जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। अब क्वार्टाइल डेविएशन तो हमको पढ़ना नहीं है, तो बच गया मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे डाटा के बारे में। तो जो डाटा गिवन होगा वो कितने टाइप के डाटा होंगे? तो अगर डाटा कुछ इस टाइप का है, जैसे 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड डाटा। ये क्या है? स्कैटर्ड डाटा। और अगर डाटा एक्सआई के फॉर्म में है, एफआई के फॉर्म में है, जैसे 1 से 10 है, 1 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो एक ग्रुप डाटा होगा। तो 2 टाइप के डाटा हमको मिलेंगे, एक ग्रुप डाटा, एक अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, एक ग्रुप्ड डाटा और एक अनग्रुप्ड डाटा। अब हम ये डाटा जो ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है, जिसमें हम एक बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा, ठीक है, एक कंटिन्यूअस डाटा, तो ये कैसे अरेंजमेंट होगा इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन में हमको पढ़ना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमको पढ़ना है। और इसी तरह से फिर आगे चल के हमको क्या पढ़ना है? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्चुअली पढ़ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन से एक टॉपिक और आएगा जिसको हम बोलेंगे वेरिएंस। इतने टॉपिक को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, इस ग्रुप को आगे बढ़ाएं। ये जितना बड़ा ग्रुप होगा मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, उतना ही अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे। थैंक यू सो मच।